दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे आगे का एक पार्ट हम कल डाल चुके थे अपने चैनल पर, दूसरा पार्ट रह गया था, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र किसे कहते हैं? जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र जो होते हैं उसे लघु चित्र कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लघु चित्र जल रंगों से, किस रंग से? जल रंगों से, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। कहाँ? तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र की बात किया जाए तो सर्वाधिक सुंदर जो चित्र है वह पश्चिम भारत, कहाँ? पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और वे कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। तो मुगल दरबार से मुगलों के पतन के बाद कहाँ? दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजपूती राजस्थान के जो दरबार थे उसको प्रभावित किए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। ये देखिए, ये चित्रकला का नमूना। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह, ये राजपूत, महाराणा राम सिंह राजपूत होली खेलते हुए चित्र है। देखिए ये देखिए। ऐसे ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया। तो लघु चित्रकला की किस शैली का? भावप्रवण शैली का विकास हुआ। कहाँ? हिमालय के तलहटी के क्षेत्र में, जिसे बसोहली शैली भी कहा जाता है। तो बसोहली शैली या भावप्रवण शैली, ये लघु चित्रकला हिमालय के तलहटी में विकसित हुआ। जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त की रसमंजरी ये लोकप्रिय पुस्तक चित्रित है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की, ये चित्रकला है, मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए
पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी शैली विकसित हुई? कांगड़ा शैली। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग, विषयों का वात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कैसे? ठंडे नीले और हरे रंग, ये रंग याद रखिएगा। ठंडे नीले और हरे रंग कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इस नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल नजदीक से एक नज़र। अब बंगाल के बारे में देखते हैं। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। किससे? ये जो है क्षेत्र का नाम किससे? भाषा के अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, भाषा के अनुसार। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बांग्ला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। तो बंगाली को किस भाषा से निकली हुई मानी जाती है? संस्कृत भाषा से। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ये देखिए, ये जो है भाषा है बंगाल का। फिर ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी की भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ, कहाँ? बंगाल में। और 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। तो बंगाल को सूबा कैसे माना गया? जब 1586 में अकबर ने इसे जीता, उसके बाद से बंगाल को सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। सल्तनत काल में, सुल्तान के समय में और मुगलों के समय में बंगाल की भाषा क्या थी? फारसी थी। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है।
पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवताओं से संबंधित है। तो स्थानीय देवी देवताओं से कौन सा संबंध है? महाकाव्यों का अनुवाद मंगल काव्य संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। और भक्ति साहित्य में कौन? गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता कौन थे? गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी इसमें है। अब दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। दूसरी श्रेणी में कौन आता है? नाथ साहित्य। तो दूसरी में नाथ साहित्य, मैनामती गोपी चंद्र के गीत। तो ये पूछ दे कि मैनामती गोपी चंद्र के गीत किस बंगाल की श्रेणी में? तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य से संबंधित है। और धर्म ठाकुर की पूजा। अब देखिए मैनामती गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में क्या है। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगी क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ये दोनों लोग मैनामती गोपीचंद धर्म ठाकुर के बारे में यहाँ बताया गया है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसा अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब पीर और मंदिर के बारे में देखते हैं। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सनय सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो ढाका नगर में कौन राजधानी बनाया था? तो मुगलों ने बनाया था, पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे, कभी कभी ऐसा समझा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते हैं। तो यही नेता क्या थे? ये पीर थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिकों एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। पीर श्रेणी में ये लोग थे। संत या सूफी और अन्य ये जो बताए गए हैं धार्मिक। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनके मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है
कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू को तेली कहते हैं, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर को कंसारी कहते हैं, आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियाँ, ये देखिए यह स्थानीय देवता है, इसी में मंदिर अब जो बना है इस झोपड़ियों में बनाए रहते थे, इनका यही देखिए ये जो है में पूजे जाते थे। कहाँ? झोपड़ियों में पूजे जाते थे कि ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं अब मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो ये मंदिर से पहले कहाँ रहते थे? घास फूस की झोपड़ियों में। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली दो चाला या चौचाला, चार छतों वाली को चौचाला कहते हैं, होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचों में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो विष्णुपुर का जो मंदिर बांकुरा जिले में है वो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे चलते हैं। ये अब जो है मछली भोजन के रूप में बंगाल में कैसे प्रसिद्ध हुआ इसको देखते हैं। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान बना है। तो मछली और धान की उपज क्यों जो है, तो बंगाल एक नदीय मैदान है। नदीय मैदान होने के कारण यहाँ मछली और चावल गरीब बंगालियों के लिए काफी प्रमुख था। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। तो ब्राह्मणों को समीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, सामीस भोजन, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी व संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। देखिए ये अपने मन से अपना जो है कार्यक्रम बना लिए, मछली खाने लगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अब कल क्लास 7 का 8 चैप्टर लेके आएंगे और कंप्लीट करके फिर क्लास 8 की हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप 6 to 12 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कंप्लीट करना चाहते हैं और सीटेट जुलाई 2024 को आप कंप्लीट निकालना चाहते हैं अच्छे अंकों से, जो 40 नंबर के SST पेपर 2 है वह इसी
6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि शाम को पढ़ने वाला वीडियो जैसे ही आपको मिले तुरंत आप वॉच करें, बिना समय गंवाएं और एक मजबूत तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।